हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है, मैं मल्टीपल डिजीज़ के बारे में बताती हूँ। उस डिज़ीज़ की गाइडलाइंस क्या क्या हैं, उस डिज़ीज़ में हमें फ़ूड क्या लेने चाहिए, क्या फ़ूड हमें अवॉइड करने चाहिए, इसके बारे में बताती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को नेक्स्ट डिज़ीज़ के बारे में बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करते हैं हेपेटिक कोमा के बारे में। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि हेपेटिक कोमा होता क्या है। हेपेटिक कोमा हमारे ब्रेन हेपेटिक कोमा में हमारे ब्रेन का डिजनरेशन होता है एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। ब्रेन का डिजनरेशन मीन्स हमारे ब्रेन जो काम करता है, जैसे नॉर्मल पर्सन है तो उसका ब्रेन नॉर्मल काम करता है, लेकिन जो हेपेटिक कोमा के पेशेंट होते हैं उनका ब्रेन नॉर्मल फंक्शन नहीं करता है। वो किसी चीज़ के प्रति ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाते हैं या फिर ज़्यादा उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, कोई रिएक्शन नहीं कर पाते हैं, उनका फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं होता है, इवन उनकी वॉइस भी जो है काफ़ी स्लर्ड रहती है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं हेपेटिक कोमा नाम से ही समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये लीवर से रिलेटेड है। तो इसका हेपेटिक कोमा होने के कई रीज़न हैं, लेकिन बेसिकली 4 रीज़न हैं जिनको हम थ्योरी के माध्यम से आप सबको बताएंगे। तो पहला क्या है, अमोनिया थ्योरी। तो ये थ्योरी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है हेपेटिक कोमा की। तो इसमें क्या है कि हमारे ब्लड वेसल्स में अमोनिया का लेवल बढ़ने लगता है और हमारे लीवर में जो है सीरोटिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। सीरोटिक चेंजेस की वजह से मतलब जैसे कि आप सबको मैंने पिछली वीडियो में बताया कि सिरोसिस होता क्या है। सिरोसिस एक तरह का नोड्यूल फॉर्मेशन होता है आपके लीवर में, तो सीरोटिक चेंजेस देखने को मिलते हैं एंड हमारे लीवर में जो है कोलेटरल सर्कुलेशन भी देखने को मिलता है। कोलेटरल सर्कुलेशन बाईपास सर्कुलेशन एंड जो अमोनिया है वो यूरिया में कन्वर्ट होने लगती है और ये हमारे ब्लड में इकट्ठा होने लगता है एंड सबसे धीरे धीरे करके ये हमारे ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है। और दूसरी थ्योरी है सिनर्जिस्टिक थ्योरी। इस थ्योरी में बेसिकली जो अमोनिया है एंड अदर जो एजेंट होते हैं जैसे कि फैटी एसिड, शॉर्ट चेन फैटी एसिड होते हैं, उनका जो सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट होता है उसकी वजह से हेपेटिक कोमा होता है। तीसरी थ्योरी है अमीनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर थ्योरी। ये थ्योरी हमें क्या बताती है कि इसकी वजह से जो अमीनो एसिड का इम्बैलेंस है वो हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अमीनो एसिड एज वेल एज मेथियोनिन, हिस्टीडीन, ये सब का लेवल ऐसे वो होता है कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करने लगते हैं। एंड ये थ्योरी सबसे बाद में आई थी एंड ये थ्योरी सबसे बाद में आई और लेकिन ये थ्योरी ने जैसे अपने कॉन्सेप्ट दिए, जैसे अपने विचार रखे, उस हिसाब से ये एक्सेप्टेबल भी हो गई। 4th थ्योरी क्या है, गाबा थ्योरी। गाबा थ्योरी में क्या है कि इसमें जो गाबा प्रोटीन होती है जिससे गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड जो होता है उसका फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनहिबिट होते हैं और ये हेपेटिक कोमा काज करने का रीज़न होता है। और तीसरी बात क्या है, हेपेटिक कोमा के पेशेंट में जो अमोनिया का लेवल है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। हेपेटिक कोमा के सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमारा ब्रेन इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से होता है। तो पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा कॉन्सिक्वेंस बिहेवियर भी देखने को मिलता है और पेशेंट जो है मेंटली रिस्पॉन्स नहीं कर पाता, कंफ्यूज रहता है, एपैथी उसे रहती है, ड्रॉजीनेस रहता है एंड जब वो बोलता है तो उसकी वॉइस स्लर्ड होती है, काफ़ी फिसलती है उसकी वॉइस एंड कभी कभी तो एक्सप्रेशन भी उसके नहीं हो पाते हैं। और जैसे हेपेटिक कोमा में मसल, हाथ और पैर की जो मसल होती है उसमें एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होता है, मीन्स झटके टाइप के आते हैं। और हेपेटिक कोमा के पेशेंट को यूरिन आउटपुट करने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है और हेपेटिक कोमा के पेशेंट में मुंह से काफ़ी ज़्यादा स्मेल भी आती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, हेपेटिक कोमा को मैनेज करने के लिए हमें कई ज़्यादा मतलब ढेर सारी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, बिकॉज हेपेटिक कोमा के पेशेंट को, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोमा से मतलब वो पेशेंट अपनी तरह से अपने कॉन्शियस माइंड से कुछ भी नहीं कर सकता है।
तो उसको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो हमें पहली बात तो डाइटरी में ये है कि हमें प्रोटीन इंटेक थोड़ा कम लेना चाहिए, फैट भी हमें कम लेना चाहिए, एंड टिश्यू का जो कैटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन ऑफ टिश्यू काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उस टिश्यू को इनहेल मतलब कि हील करने के लिए हमें ऐसी डाइट लेनी चाहिए कि जिससे हमारा टिश्यू काफ़ी ज़्यादा हील हो। तो एनर्जी क्या है, एनर्जी 1500 से 2000 किलो कैलोरी हमें वो कार्बोहाइड्रेट से बेसिकली मिलनी चाहिए, जो हमारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सके। अब प्रोटीन हमें अपनी डाइट से एकदम से तो कट आउट नहीं कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी जो प्रोटीन का इंटेक है वो कम करना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन के इंटेक की वजह से अमोनिया का लेवल हमारे ब्लड वेसल्स में, हमारे ब्रेन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। एंड फैट इंटेक डिक्रीज़ करना चाहिए, क्योंकि फ़ैट की वजह से हमारे लीवर को काफ़ी ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, इसलिए हमें लीवर को थोड़ा आराम देना चाहिए। ऐसे भोजन नहीं करने चाहिए जिससे हमारे लीवर को काफ़ी ज़्यादा वर्क पड़े। विटामिन से हमें जैसे विटामिन के, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी ऐसे फूड लेने चाहिए। मिनरल्स, सोडियम का इंटेक भी हमें रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, बिकॉज रिस्ट्रिक्ट इसलिए क्योंकि हेपेटिकोमा के पेशेंट में मोस्टली एसाइटिस देखने को मिलता है। एसाइटिस मीन्स एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द एब्डोमिनल एरिया। तो हमें फ्लूइड एंड सोडियम को भी रिस्ट्रिक्ट थोड़ा करना चाहिए। और और जो है कि इनका फीडिंग पैटर्न जो है थोड़ा पैरेंटल या फिर नोज़ बेस्ड रहता है। फुल फ्लूइड डाइट इनको रिकमेंड की जाती है। फुल फ्लूइड डाइट मीन्स इनको सेमी सॉलिड या सॉलिड फूड नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हमारे स्टमक को, मतलब हमारे इंटरनल जितने भी ऑर्गन रहते हैं उनको डाइजेशन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। तो फ्लूइड बेस्ड डाइट ही हमें देनी चाहिए। और धीरे धीरे करके अगर पेशेंट की कंडीशन में सुधार आता है तो हम लोग सेमी सॉलिड फूड की तरफ जा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं। तो आज हमने जाना कि हेपेटिकोमा होता क्या है, उसकी गाइडलाइंस क्या हैं, उसको मैनेज करने के क्या क्या तरीके हैं, क्या हमें एनर्जी, प्रोटीन, फैट कैसे लेना चाहिए, मिनरल्स कैसे लेना चाहिए। तो हम लोग अगली वीडियो में अगले डिजीज़ के बारे में जानेंगे। थैंक यू।